नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम बजट का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बजट को समझने वाले हैं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो के पीपीटी को प्राप्त करना चाहते हैं, नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल @पढ़ो तो ऐसे से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये सेमेस्टर 4 का सिलेबस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चों को पढ़ना है। इसमें हमने ये 2 चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ हमने ये वाले यूनिट को डिस्कस कर लिया है, रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, आरटीआई, लोकपाल, सिटीजन्स चार्टर एंड ई गवर्नेंस। आज हम बजट का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बजट को समझेंगे। और इसके बाद वाले लेक्चर में मैं बजट साइकिल के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हमारे भारत में बजट को पेश किया जाता है और उसको पास किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट की बात। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो बजट नाम का कोई भी टर्म, कोई भी शब्द हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। हमारा संविधान बजट के स्थान पर एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट टर्म का प्रयोग करता है। और ये जो टर्म है ये हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में मेंशन किया हुआ है। लेकिन दोस्तों बजट टर्म इतना पॉपुलर हो गया है कि हम आम तौर पर कभी भी एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट टर्म का इस्तेमाल नहीं करते। और यही कारण है कि मैं भी इस लेक्चर में बजट शब्द का ही प्रयोग करूंगा एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट का स्थान पर। तो चलिए दोस्तों जानने का कोशिश करते हैं बजट अथवा एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। दोस्तों हम लोग बजट के कॉन्सेप्ट को एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमारे भी घरों में बजट तैयार किया जाता है, मंथली बजट तैयार किया जाता है। उस बजट में हम क्या करते हैं, उस बजट में हम एस्टिमेट लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इस महीने में आमद कितनी होगी और इस महीने में खर्च कितना होगा। तो उसी चीज का जो ब्यौरा है, जो आमद और खर्च का ब्यौरा है, जो अनुमानित ब्यौरा है, उसे हम घर का बजट कहते हैं। इसी प्रकार से सरकार भी आगे आने वाले साल के लिए एक अनुमानित ब्यौरा तैयार करती है। अनुमानित ब्यौरा, एस्टिमेटेड, वो कंफर्म नहीं होता कि इतना रेवेन्यू इस साल आ सकता है, इतना हमें आमद होगी और इतना शायद से खर्च होगा एक साल में। और दोस्तों जो सरकार के अनुमानित आमद और खर्च का ब्यौरा होता है एक साल का, उससे ही हम बजट कहते हैं। सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने यही चीज यहां लिखा है, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड अर्थात अनुमानित, रिसीट्स अर्थात आमद, एंड एक्सपेंडिचर अर्थात खर्च ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ फिनेंशियल ईयर, एक साल में। और दोस्तों हमारे यहाँ फिनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, तो हमारे यहाँ फिनेंशियल ईयर, हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल के दिन शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले ही सरकार अपने आमदनी और खर्च का ब्यौरा तैयार कर लेती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे सरकार ने 2020 का बजट, जो कि 2020 1 अप्रैल से लेकर 2021 31 मार्च तक होता, उसने फरवरी में ही तैयार कर दिया, फरवरी में ही पेश कर दिया और फरवरी में ही पास कर दिया। लेकिन ये जो आमद और खर्च का ब्यौरा है यह अनुमानित है, यह एक्चुअल नहीं है, इसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। तो ये था दोस्तों बजट का कॉन्सेप्ट। जो फिनेंशियल ईयर है, फिनेंशियल ईयर अलग अलग देशों में अलग अलग समय में शुरू हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे देश में 1 अप्रैल से शुरू हुआ 31 मार्च तक चला तो पूरे दुनिया में इसी तरह की प्रथा है, ऐसा नहीं है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में अगर फिनेंशियल ईयर की बात करें तो वह 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। अगर हम कनाडा में फिनेंशियल ईयर की बात करें तो वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, हमारे भारत के जैसे। और भी विभिन्न देशों में और भी आपको डिफरेंसेस मिल सकते हैं।
साथ ही साथ दोस्तों जो बजट है वह ये भी इंक्लूड करता है कि पिछले साल कितना आमदनी हुई थी, कितना खर्च हुआ था। देखिए, आप जो इस साल बजट पेश कर रहे हैं उसमें आप अनुमानित आमद और खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन ये जो एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर है ये एक्चुअलिटी में कब कन्वर्ट होगा, जब एक साल पूरा का पूरा बीत जाएगा। तो आप अगर इस साल बजट पेश कर रहे हैं तो इसका जो एक्चुअल रिसीट और एक्सपेंडिचर होगा इसकी जानकारी आप कब देंगे लेजिस्लेचर को, तो जवाब है अगले बजट में। तो दोस्तों जब 2020-21 का बजट पेश किया गया तो उस बजट में 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का आपको आपको एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर का तो ब्यौरा होगा ही होगा। साथ ही साथ दोस्तों जो 2019 और 20 का फिनेंशियल ईयर था उसका एक्चुअल रिसीट भी होता है बजट में इंक्लूडेड। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है द बजट ऑल्सो इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ क्लोजिंग फिनेंशियल ईयर। जो वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है उसका भी आप एक्चुअल रिसीट और एक्सपेंडिचर की जानकारी बजट के माध्यम से देते हैं। और दोस्तों हम इस चीज को और भी डिटेल में समझेंगे अगले वीडियो में जब हम लोग बजट साइकिल इन इंडिया पढ़ेंगे। आज का हमारा जो मुद्दा है वह है कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बजट। तो मुझे उम्मीद है आपको बजट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर हम बजट शब्द की बात करें कि यह किस प्रकार से फिनेंशियल फील्ड में आया है, वित्तीय क्षेत्र में आया है, तो इसकी भी एक रोचक कहानी है। दोस्तों जो बजट शब्द है उसे हम फ्रेंच शब्द बुगेट से डिराइव किए हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का बटवा या बैग, अर्थात लेदर बैग या वॉलेट। लेकिन यह किस प्रकार से वित्तीय क्षेत्र में आया, तो दोस्तों होता क्या है कि 1733 में जो रॉबर्ट वालपोल होते हैं, जो कि ब्रिटेन के सबसे पहले प्रधानमंत्री होते हैं, वह अपना फिनेंशियल प्लान 1733 का देने वाले होते हैं। क्या देने वाले होते हैं? फिनेंशियल प्लान देने वाले होते हैं, वित्तीय योजना देने वाले होते हैं 1733 के लिए। और दोस्तों वह हमेशा पार्लियामेंट जब जाते थे तो अपने साथ लेदर बैग कैरी करते थे और उसी में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रखते थे। आज भी आप देख सकते हैं जब लोग ऑफिसेज जाते हैं तो अपने साथ लेदर का बैग कैरी करते हैं और उसमें अपने कागजात को रखते हैं। तो जिस समय वह फिनेंशियल प्लान पेश किए वहां अपने पार्लियामेंट में जाकर, उस समय वह क्या किए कि अपने उसी लेदर बैग से डॉक्यूमेंट को निकाले और फिनेंशियल प्लान को पेश किए। और दोस्तों जब उन्होंने फिनेंशियल प्लान पेश किया तो उन पर एक व्यंग किया गया, एक स्टायर किया गया और उसका नाम दिया गया ओपन द बजट, अर्थात अपने चमड़े वाले बैग को खोला। और उसी समय से फिनेंशियल प्लान के स्थान पर हम लोग बजट शब्द का प्रयोग करने लगे और बजट शब्द इतना पॉपुलर हो गया कि आज तो हम लोग फिनेंशियल प्लान और एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट भूल ही गए हैं। तो ये थी बजट की कहानी कि किस प्रकार से जो बजट शब्द है वह प्रचलन में आया। और उसी समय से हम लोग बजट वर्ड को फिनेंशियल प्लान ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ दिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये था उसका हिस्टोरिकल कंटेस्ट। दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो बजट शब्द है फिनेंशियल प्लान के स्थान पर वह 1733 से प्रचलन में आया। लेकिन दोस्तों अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो ऐसे बहुत सारे दस्तावेज मिलते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि इतिहास में भी सभी राजतंत्र अपने फिनेंशियल प्लान बनाया करते थे। क्योंकि दोस्तों सभी राजतंत्रों का, सभी मोनार्क्स का दोस्तों अपना खजाना हुआ करता था और जो राजा हुआ करते थे वह अपने खजाने की देखभाल करने के लिए अकाउंटेंट और ऑडिटर को अपॉइंट किया करते थे, उनकी नियुक्ति किया करते थे। और ये जो अकाउंटेंट और ऑडिटर है यह फिनेंशियल प्लान बनाता था, अर्थात बजट बनाता था, जिसके द्वारा वह तय करता था कि हम कौन से
राज्य से कितना राजस्व कलेक्ट कर सकते हैं, कितना टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, और हमें कितना खर्च करना है पब्लिक वेलफेयर पर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो बजट का हिस्ट्री है वह बहुत ही पुराना है। जब बजट शब्द नहीं आया था उससे पहले भी बजट का हिस्ट्री था, because the financial plans were also made by the monarchies in the history। अब दोस्तों आया मॉडर्न टाइम, और जब मॉडर्न समय आया तो उस समय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुए मतलब अब जो शक्ति है वह जनता के हाथों में चल गई, और बजट का जितना भी पैसा होता है भैया, जो भी आप एस्टिमेटेड लगाते हो कि क्या आय होगा और क्या व्यय होगा, तो आय का पैसा हो या फिर व्यय का पैसा हो, वो आता कहाँ से है? वह तो जनता का पैसा है। इसीलिए दोस्तों बजट का देखभाल करने का जिम्मा किसको सौंप दिया गया? लेजिस्लेचर को, अर्थात हमारी विधायिका को सौंप दिया गया, क्योंकि जो लेजिस्लेचर होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल। और दोस्तों ये सुनिश्चित करते हैं कि जो जनता के द्वारा जो टैक्स का पैसा है वह सही स्थान पर खर्च किया जाए। साथ ही साथ दोस्तों जब से वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट आया, उस समय से बजट का कॉन्सेप्ट और भी इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि उस समय से ये धारणा हो गई कि जो सरकार है वह जितना भी जनता का पैसा होगा वह जनरल वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज करेगी। इसीलिए आज बजट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बजट का सिग्निफिकेंस क्या है। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बजट की। तो दोस्तों आज के जितने भी देश विश्व में हैं सबके सब यही क्लेम करते हैं कि हम एक कल्याणकारी राज्य हैं, अर्थात हम जनता का कल्याण चाहते हैं और करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि उन्हीं देशों में हम धन और आय के स्वरूपों में बहुत बड़ी असमानता देख सकते हैं। देयर आर द ह्यूज इक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम दैट आर ऑल्सो फाउंड इन दीज कंट्री। अब दोस्तों जब गवर्नमेंट क्लेम कर रहा है, सरकार क्लेम कर रही है कि हम वेलफेयर स्टेट है, तो भैया ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो असमानता है आप इसको दूर करो, क्योंकि आप क्लेम कर रहे हो कि हम वेलफेयर स्टेट है। इसीलिए दोस्तों सरकार अपने आय और व्यय का एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है, ताकि इससे ये सुनिश्चित हो सके कि जो हमारे पैसे हैं वह सही जगह पे खर्च हो, वह वहाँ खर्च हो, उन मुद्दों पर खर्च हो जिससे हम इन इक्वालिटीज को समाज से हटा सकें। हम लोग किस प्रकार से घर में बजट बनाते हैं, उसका यही पर्पस होता है कि भैया इस महीने में फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, इस महीने में ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट डालेंगे जिससे हमें फायदा हो, जिससे लाभ हो। तो इसी प्रकार से सरकार भी करती है कि हम इस प्रकार से इस बार अपने आय को खर्च करेंगे जिस प्रकार से हम असमानताओं को दूर कर सकें। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे पास पैसे हैं, वह लिमिटेड है और वह सीमित है। इसीलिए सरकार को जरूरत है एक प्लान्ड वे में प्लानिंग करके उन पैसों को खर्च करने की, क्योंकि अगर आप प्लान करके पैसों को खर्च नहीं करेंगे तो जनता का बहुत सारा डिमांड है, जनता को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो आप सभी के महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकते जब तक आप प्लानिंग करके अपने आय को खर्च नहीं करेंगे। इसलिए भी बजट की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम बेहतरीन तरीके से अपने समाज को डेवलप कर सकें और ये कोशिश कर सकें कि हर एक नागरिक की महत्वाकांक्षाएं पूरी हों। साथ ही साथ दोस्तों बजट का और भी बहुत सारा सिग्निफिकेंस है हमारे नेशन के इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में, जिसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कुछ और सिग्निफिकेंस थे बजट के, उसमें सबसे पहला है बजट इज द टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात बजट प्रशासन का एक उपकरण है। इसका ये अर्थ है दोस्तों, देखिए सरकार जितनी भी पॉलिसीज बनाएंगी ना, सबको इम्प्लीमेंट तो प्रशासन ही करता है, मतलब ब्यूरोक्रेट्स का ही यह आपका रोल है कि वह सरकार के द्वारा बनाए गए पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे।
अगर सरकार उन्हें फिनेंशियल प्लान नहीं बना के देगी, रिकॉर्ड्स नहीं बना के देगी, अर्थात बजट नहीं बना के देगी, तो दोस्तों वह सही से काम नहीं कर पाएंगे, उनके बीच में कंफ्यूजन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो डीसी के पास एक नोटिस आता है कि आपको ये प्रोग्राम अपने डिस्ट्रिक्ट में लागू करना है, तो ठीक है भाई वो करेगा। लेकिन अगर उसको आप ब्यौरा नहीं बना के दोगे कि इस प्रोग्राम में आपको इतना खर्च करना है और इस प्लान को आपको इस तरह से करना है, इतने पैसे में आपको काम चला लेना है, अगर आप इसका रिकॉर्ड नहीं बना के दोगे तो उसके मन में कंफ्यूजन होगा और वह सही से कार्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों बजट की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी चेंज। बजट के माध्यम से सरकार की क्या सामाजिक और आर्थिक नीति होने वाली है, इसका हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। जो नागरिक हैं वह जान सकते हैं बजट को देखकर कि सरकार के आगे आने वाले प्रोग्राम्स कौन कौन से होंगे और उनसे उसको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही साथ बजट के माध्यम से हमें ये भी पता चल जाता है कि डिफरेंट क्लासेस के लिए, जो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं, उनके लिए सरकार का क्या प्लान है, क्या नीति है और क्या प्रोग्राम्स है। जैसे में महिलाओं के लिए क्या प्लान है, बच्चों के लिए क्या प्लान है, यूथ के लिए क्या प्लान है, मिडिल क्लास के लिए क्या प्लान है, टैक्स में छूट दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, रूरल और अर्बन और वीकर सेक्शंस के लिए क्या प्लान है, फार्मर्स के लिए जैसे में 2,000 रुपये महीने का दिया जाएगा कि नहीं क्रॉपिंग करने के लिए, तो सब पता चल जाता है बजट को देखने से। और दोस्तों बजट एक तरीका है जिससे अमीर गरीब का जो अंतर है वह भी खत्म होता है। कैसे? क्योंकि दोस्तों बजट के द्वारा जो सरकार होती है वह अमीरों पर टैक्स लगा देती है। आप देखते हैं कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स बढ़ जाता है, और दूसरी तरफ आप देखते हैं तो वही पैसे किसे दिए जाते हैं, फार्मर्स को दिए जाते हैं खेती करने के लिए, और गरीब बच्चों को दिए जाते हैं, महिलाओं को दिए जाते हैं, वृद्धों को दिए जाते हैं, वृद्धा पेंशन दिया जाता है। तो इस प्रकार से बजट के माध्यम से सरकार इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को भी खत्म करने की कोशिश करता है। दोस्तों जो तीसरा सिग्निफिकेंस है वह यह है कि बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से हम सरकार के काम को जान सकते हैं कि सरकार क्या कार्य कर रहा है, और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि सरकार ने अपने प्रोमिसेस को पूरा किया कि पूरा नहीं किया। दोस्तों जो भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार में है वह चुनाव के समय कुछ वायदे करती है अपनी मैनिफेस्टो के द्वारा, और दोस्तों हम यही उम्मीद करते हैं कि जब वह बजट पेश करेगी तो उन प्रोमिसेस को जो मैनिफेस्टो के द्वारा किए गए उसे वह लागू करे। तो दोस्तों हम बजट को देखकर ये जान सकते हैं कि सरकार ने जो चुनाव से पहले वादे किए थे उसे उसने पूरा किया अथवा पूरा नहीं किया। कि हर एक युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 2,000 रुपये, अब बजट आएगा तो पता चल जाएगा 2,000 रुपये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इससे हम सरकार के काम को जान सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बजट इज ऑल्सो द टूल ऑफ अचीविंग पॉलिसी गोल थ्रू केयरफुल फिनेंशियल प्लानिंग। ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। दोस्तों देखिए, हमारे यहाँ जो रिसोर्सेस हैं वह लिमिटेड हैं, जो संसाधन है वह सीमित है, और यही जो सीमित संसाधन है इसी सीमित संसाधन के साथ सरकारों को कार्य करना है। तो हम इन्हीं सीमित संसाधनों के साथ अपने गोल्स को रीच कर सकें, उनको पा सकें, इसके लिए ज़रूरत है एक अच्छा फिनेंशियल प्लान करने की। हम लोग फिनेंशियल प्लानिंग करते हैं, और ये जो फिनेंशियल प्लानिंग है वो बजट के माध्यम से ही किया जाता है। जो पांचवा सिग्निफिकेंस है, स्टैब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी रिगार्डिंग द यूजेस ऑफ टैक्स पेयर मनी। बजट के माध्यम से सरकार जवाबदेह बनती है कि जो टैक्स लिए गए, जो टैक्स पेयर के पैसे हैं, उनका इस्तेमाल गरीबों के कल्याण में और सही कार्यों में हुआ कि नहीं। देखिए हमारा जो स्टेट है वह एक वेलफेयर स्टेट है, अर्थात कल्याणकारी राज्य है। और कल्याणकारी राज्य क्या करता है, इम्पोज करता है टैक्सेस रिच क्लास पर, जो अमीर वर्ग होता है उस पर कर लगाता है। और दोस्तों
इसी कर के पैसे से कल्याण का कार्य करता है। तो जो लोग कर देते हैं, जो लोग टैक्स देते हैं, वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार उन्हें जवाब दे और ये बताए कि उनके जो पैसे हैं वह किस चीज में खर्च हुए, वह सही मायनों में लोगों के कल्याण के लिए खर्च हुए, सही मायनों में अच्छे जगहों पे खर्च हुए कि क्या हुए। तो दोस्तों, जो बजट है उसके माध्यम से यह पता चल जाता है, सरकार यह दिखा देती है कि जो टैक्स दिए गए लोगों के द्वारा उसका उपयोग किस प्रकार से किया गया। तो इस प्रकार से जो टैक्स पेयर है वह सरकार को जवाबदेह बना सकते हैं। जो छठा जो सिग्निफिकेंस है, फिनेंशियल कंट्रोल ऑल्सो इंश्योर कंप्लायंस टुवर्ड्स रूल्स एंड इंक्रीज इन इफिशियंसी। बजट के माध्यम से जो विधायिका होती है वह जो कार्यपालिका है उसको जवाबदेह बना देती है, जो कार्यपालिका और जो प्रशासन है उसको जवाबदेह बना देती है और यह सुनिश्चित करती है कि जो कार्यपालिका है, जो सरकार है, वह अपने लिमिट में कार्य करे और वह अपने फंक्शंस को ज़्यादा ओवर रीच ना करे और जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसके तहत काम करे। अर्थात जो लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है उसे भी जो बजट है वह इंक्रीज करता है, उसे भी बल देता है। तो दोस्तों, ये कुछ सिग्निफिकेंसेस थे बजट के। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ सिद्धांतों की जिसको हमें बजट बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सिद्धांत है कि बजट फॉर्मुलेट होना चाहिए एग्जीक्यूटिव के द्वारा, अर्थात ये एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह बजट बनाए। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों, जो सरकार होती है वही रेवेन्यू कलेक्ट करती है और उस रेवेन्यू को खर्च करती है और उसे ही आइडिया होता है क्या, कब और कैसे खर्च करना है। इसीलिए दोस्तों, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वह बजट को बनाए, वह बजट को फॉर्मुलेट करें। साथ ही साथ दोस्तों, जो पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब हमारी सरकार, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब हमारे ब्यूरोक्रेट्स। दोस्तों, उनको पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है और उनको पता होता है, उनको जानकारी होती है कि इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में क्या समस्याएं उनके सामने आएंगी। इसीलिए दोस्तों, उनको बजट को फॉर्मुलेट करना चाहिए और उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए बजट फॉर्मुलेशन की। दूसरा जो आपका सिद्धांत है वह है कि बजट को लेजिस्लेचर के द्वारा जरूर पास करना चाहिए। मतलब एग्जीक्यूटिव बजट बनाएगी पर वह पास किसके द्वारा किया जाएगा? लेजिस्लेचर के द्वारा। क्योंकि दोस्तों, ये जो पैसा जो गया एग्जीक्यूटिव्स के पास रेवेन्यू के तौर पर, वह जनता का पैसा है और दोस्तों, जनता को जवाब चाहिए कि ये पैसे कैसे खर्च हो रहे हैं और जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उन्हें अगर आप जवाब दे देते हैं तो आप इनडायरेक्टली जनता को जवाब दे दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए जो लेजिस्लेचर है उसके सामने उस बजट को पेश करना चाहिए और वो लेजिस्लेचर उसके बाद उसको वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करके उसको पास करेगा कि कौन सी चीज कहाँ और कितना खर्च की जा रही है। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखा है, मैंने आपको समझा दिया। इन अ डेमोक्रेसी इट इज द लेजिस्लेचर दैट कंटेन्स the elected representative of the people. These representatives are responsible to the people. Therefore, they need to verify everything that is being done by the executive, even expenditure. जितना भी चीज कर रहा है एग्जीक्यूटिव सब वेरीफाई होना चाहिए लेजिस्लेचर के द्वारा और जो खर्च हो रहा है वो भी वेरीफाई होना चाहिए, अर्थात बजट भी वेरीफाई होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दोस्तों, तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि बजट बैलेंस्ड होना चाहिए। दोस्तों, मैंने पहले स्लाइड में ही आपको बजट के मीनिंग को समझाया था कि बजट एक ब्यौरा होता है अनुमानित आमद और खर्च का, कि इस वर्ष सरकार को कितना आमद होने वाला है और कितना खर्च होने वाला है, अर्थात कितना रेवेन्यू आने वाला है और कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है।
कितना इनकम होने वाला है और कितना खर्च होने वाला है। तो दोस्तों सबसे जो पहला टाइप का बजट होता है वह होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट में क्या होता है कि जो सरकार उस वर्ष खर्च करने की योजना बनाती है, जो एस्टिमेट लगाती है, वह ज़्यादा हो जाता है जो उसके पास इनकम आएगा उस साल। तो दोस्तों इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट, अर्थात सरकार इस साल खर्च ज़्यादा करेगी और सरकार के पास जो आमदनी होगी वह कम होगी। तो दोस्तों इस बजट से हानि ये है कि सरकार को लोन लेना पड़ता है बाहरी स्थानों से, जैसे में आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। वर्ल्ड बैंक से ही लोन लिया जाता है, आईएमएफ से लोन नहीं लिया जाता, गलती से बोल दिया मैं। ठीक है, मैं आईएमएफ वाला वीडियो में आपको पढ़ाया हूँ कि आईएमएफ किस समय में लोन देता है देशों को, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों डेफिसिट बजट का ये कमी है कि इससे सरकार कर्ज में आ जाती है। दूसरा जो है वह है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में क्या होता है कि सरकार को जो आमदनी होगी वह अधिक होगी और जो खर्च होगा वह कम होगा। तो दोस्तों ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे हम देख सकते हैं कि सरकार पैसे बचा ले रही है, अर्थात सरकार के पास जितना आमदनी हुई उतने पैसे वह जन कल्याण में खर्च नहीं कर रही, अर्थात जो जन कल्याण का जो दर है वह कम हो रहा है, जो डेवलपमेंट का स्पीड है वह कम होगा इससे। और जो तीसरा टाइप का बजट होता है दोस्तों उसको कहते हैं बैलेंस्ड बजट। और सरकार का जो बजट है वह बैलेंस्ड ही होना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल यही कहता है कि सरकार के द्वारा जितना रेवेन्यू आया और सरकार जो खर्च करेगी वह इक्वल होना चाहिए, अर्थात सरकार की आमदनी और सरकार का जो खर्च है वह इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होता है तो हम बोलेंगे कि बजट बैलेंस्ड बजट है। और दोस्तों सरकार जो है इसी चीज को अचीव करना चाहती है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बजट है वह लिमिटेड पीरियड के लिए बनना चाहिए। लिमिटेड पीरियड के लिए इसलिए क्योंकि दोस्तों अगर आप लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए अगर एक ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं कि मैं इस साल इतने चीज़ों को अचीव कर लेने वाला हूँ, तो दोस्तों इससे आपकी जो इच्छा शक्ति है, जो आपका विल पावर है वह बढ़ता है और जो आपका डेवलपमेंटल रेट होता है वह इंक्रीज होता है। तो इसीलिए दोस्तों जो बजट होना चाहिए वह लिमिटेड पीरियड के लिए ही होना चाहिए। और हम आम तौर पर यही देखते हैं कि जो बजट बनाया जाता है वह वन फिनेंशियल ईयर के लिए होता है, अर्थात एक साल के लिए होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। दोस्तों नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि बजट मस्ट बी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लैप्स। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है पर इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना चाहिए। तो देखिए भारत के कॉन्सोलिडेटेड फंड है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और इसके बारे में आर्टिकल 266 में लिखा हुआ है, 266 क्लॉज 1 में जितने भी टैक्स के पैसे आते हैं, रेवेन्यू के पैसे आते हैं, सब इसी फंड में जाकर डिपॉजिट होते हैं। साथ ही साथ सरकार जो भी खर्चे करती है वह इसी फंड से ही करती है। लेकिन दोस्तों ये भी बात आपको याद होना चाहिए कि इसमें से एक रुपए भी बिना लेजिस्लेचर अर्थात बिना पार्लियामेंट के सहमति से और अनुमति के बिना नहीं निकाल सकते। तो बजट में मेनली होता क्या है कि पैसे मांगे जाते हैं लेजिस्लेचर से अर्थात पार्लियामेंट से कि चचा हमको कंसोलिडेटेड फंड से ये इतना पैसा चाहिए, सरकार मांगता है। अगर हम लोग थ्योरेटिकली बात करें तो ऐसा ही होता है। तो मान लीजिए सरकार ने इस बार बजट में मांगे पार्लियामेंट से कि मुझे इस बार 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए, 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 लाख करोड़ चाहिए। पार्लियामेंट ने दे दिया, मान लो दे दिया कि ठीक है भाई तुम 2 लाख करोड़ रुपए ले लो। और ये कब के लिए लिया, तो ये 2020-21 के बजट के लिए लिया। मान लो इसमें से सरकार 1 लाख करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई और बाकी के 1 लाख करोड़ रुपए जो है वह बच गए, वह सरकार खर्च नहीं कर पाई उस बजट ईयर में, क्योंकि मैंने बताया था वह एक अनुमान होता है कि इतने पैसे खर्च होंगे, हो सकता है वो नहीं हो पाए। तो दोस्तों उस परिस्थिति में क्या होगा
ये जो 1 करोड़ रुपए बचे, क्या ये नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाएगा? अगर अगले साल, अगर मान लो फिर से सरकार मान लो मांगती है, इस बार मान लो 2.5 करोड़ लाख रुपए, तो क्या 2.5 करोड़ लाख नेक्स्ट ईयर और ये वाला पीछे वाला जो 1 करोड़ लाख बचा ये ऐड हो जाएगा दोनों? तो जवाब है नहीं। अगर आपने पैसे को लैप्स कर दिया, अगर राशि को खर्च नहीं कर पाए उस फिनेंशियल ईयर में, तो वो पैसा लैप्स हो जाएगा, फिर वह अगले साल ट्रांसफर नहीं होगा। अगले वाले बजट में यही कॉन्सेप्ट है कि बजट मस्ट बी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लैप्स, और ऐसा ही होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है बजट मस्ट बी पॉपुलराइज्ड बिटवीन द पीपल, इसीलिए क्योंकि ताकि उनको पता चले कि सरकार कहाँ खर्च करने वाली है, कितना खर्च करने वाली है, और सरकार की आने वाली नीतियां क्या है और क्या प्रोग्राम्स है जो कि सरकार आगे लाने वाली है। बजट मस्ट ऑल्सो कंटेन द फिनेंशियल रिजल्ट ऑफ प्रीवियस फिजिकल ईयर। ये तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि जो बजट पेश किया जाता है उसमें क्लोजिंग फिनेंशियल ईयर का एक्चुअल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट भी साथ में पेश किया जाता है। तो दोस्तों, यही था बजट का कॉन्सेप्ट, उसका सिग्निफिकेंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो कि ध्यान में रखने चाहिए जब आप बजट को पेश कर रहे हो पार्लियामेंट में, या जब बजट को आप फॉर्मुलेट कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बजट साइकिल इन इंडिया, जिसमें मैं किस प्रकार से पार्लियामेंट में बजट को पेश किया जाता है, कौन पेश करता है, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उससे रिलेटेड मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है मेरा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहें। और प्लीज़ भाई, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में यार, इसलिए लाइक वाले बटन को ठोक दिया करो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करो, और सब्सक्राइब वाला जो रेड वाला बटन है उसको भी दबा दिया करो। तो धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरह से पढ़ते रहिए विथ पढ़ो तो वैसे, और अपना ख्याल रखिए।